नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे है और इस चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। रवि सर कई मसलों पर चर्चा करेंगे। छपरा का माहौल भी गर्म है और छपरा जाते समय पप्पू यादव को पुलिस ने रोक लिया, पकड़ लिया, फिर वापस कर दिया। लेकिन इसके पहले हम यह भी बताएंगे कि जहानाबाद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कह दिया है, 2029 का उम्मीदवार कौन होगा यह भी बता दिया है। हम इसकी चर्चा भी करेंगे कि पवन सिंह का हिसाब किताब बीजेपी ने कर दिया। हम लोगों ने ही सबसे पहले कहा था कि 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसके पहले पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन पवन सिंह ने भी करारा जवाब दिया है। हम इसकी चर्चा भी करेंगे कि कौन कह रहा है कि सुधाकर सिंह की जमानत जब्त होने जा रही है बक्सर में, और यह भी बताएंगे कि किसने कहा कि आरजेडी को अपना चुनाव चिन्ह लालटेन वापस कर देना चाहिए। यदि लालटेन रखे रहेंगे तो चुनाव हारते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा में रवि सर के साथ आते हैं। जहानाबाद का चुनाव 7वें चरण में है। 1 जून को लड़ाई वहां कई तरीके से है। देखिए, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जेडीयू के मौजूदा सांसद और उनके सामने सुरेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी के उम्मीदवार, जो 2019 में मात्र 1751 मतों से चुनाव हार गए थे। अरुण कुमार भी हैं बसपा के, आशुतोष कुमार भी हैं, दीपक शर्मा निर्दलीय भी हैं। लेकिन वहां भूमियारों की नाराजगी की बात कही जा रही थी। अब आज हमने देखा कि नीतीश कुमार ने जहानाबाद का जिम्मा अशोक चौधरी, जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, उन्हें सौंप दिया है और अशोक चौधरी 10 दिनों के लिए कैंप करने पहुंच गए हैं जहानाबाद में भूमियारों की नाराजगी खत्म करने को अशोक चौधरी ने क्या कहा है, मुख्यमंत्री ने उनसे क्या कहा है, यह हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से अशोक चौधरी ने आज बड़ी बात कही जी। वो जहानाबाद में कैंप करने से पहले उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया इसी को करते हुए, कहा कि क्या जो है सो बेगूसराय में गिरिराज सिंह को पिछड़ा का वोट नहीं मिला, बिल्कुल सिर्फ उनके स्वजातीय वोट मिला। तो वही बात कह रहे हैं कि अगर वो जो कह रहे हैं कि जहानाबाद में अति पिछड़ा समाज के प्रत्याशी हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, तो क्या उनको सिर्फ भूमियार का, तो वैसे नहीं चलता है। वो कहे कि इस बार अंतिम बार वो लड़ रहे हैं और 2024 में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी अंतिम बार जहानाबाद लड़ रहे हैं। बिल्कुल जी। और बोल दिया गया है कि आपके मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि आप लोगों के स्वजातीय को ही, फिर मतलब भूमिहार को ही 2029 में जी टिकट दिया जाएगा, प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो यह स्पष्ट मैसेज है। अब तो कहने, और देखिए, इसका मतलब है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ज्ञानेश्वर जी अंतिम बार यह उनका चुनाव है। तो ऐसे में जहानाबाद से तो ऐसे में निश्चित रूप से जो भी वोट है, जो भी समीकरण आपको कह रहा है एनडीए के पक्ष में, वह खुल करके वोट अब उसे साध देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। लेकिन चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के नेचर और सिग्नेचर के बारे में भी अशोक चौधरी ने कहा, क्या सौम्य है, और यह सब बातें भी बताई कि किसका नुकसान किया, किसको फायदा पहुंचाया। निश्चित रूप से उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी किसी को नुकसान नहीं कर सकते। अगर फायदा नहीं करते तो किसी को नुकसान भी नहीं कर सकते। यह उनका है, तो यह एक बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ठीक है, जो आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, अपनी व्यस्तता के कारण अगर नहीं मिल सका तो वह कोई बात नहीं है, लेकिन आपका नुकसान तो नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, आपका भला नहीं हुआ तो बुरा भी नहीं। उन्होंने इसका भी स्मरण कराया कि पहले क्या होता था, नरसंहार कैसे होते थे, कितनी संख्या में नरसंहार हुए, सामने वाले उम्मीदवार कैसे हैं, यह भी उन्होंने कहा। देखिए, जंगल राज की बात कही और उसमें जहानाबाद जेल ब्रेक कांड भी उस समय हुआ, यह बात भी उन्होंने कहा कि जहानाबाद और शाम। लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है, जहानाबाद जेल ब्रेक तो राष्ट्रपति शासन के दिनों में हो गया था। जी खैर, तो ठीक है, चलिए। हाँ जी, ये सब बात बताया। और 6 बजे के बाद में, सनसेट के बाद में कोई निकलता नहीं था, लालटेन का राज था। तो वह सब बात उन्होंने कह रहे हैं। और देखिए, है तो बात सच्चाई भी ज्ञानेश्वर जी, मानिए नहीं मानिए वो अलग विषय है, लेकिन उस कालखंड को जब आप याद करिएगा तो पटना से इधर, माने पटना से उधर जाना, उधर से इधर आना, मैं तो इसका गवाह रहा हूं। और देखिए, यह भी उन्होंने कहा कि देखिए, यदि भूमिहार नाराज हैं तो अशोक चौधरी ने कहा कि हम जा रहे हैं, पैर पकड़ेंगे, उठक बैठक करेंगे। मतलब भूमिहारों को मनाने की कोशिश करेंगे, पूरे तौर पर की जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए, ललन सिंह भी फ्री हो रहे हैं 6ठे चरण के चुनाव से। शिवहर में थे, सीतामढ़ी में थे, अब वे पहुंचे थे सिवान, तो अब वे भी फ्री हो रहे हैं और वे भी पहुंचेंगे निश्चित रूप से। जी, मैनेजमेंट गुरु है वो। वो तो होम्योपैथिक दवाई के साथ साथ दोनों चीज का इलाज करते हैं।
और प्रबंधन करने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से राजीव रंजन सिंह भी वहां जब जहानाबाद में कैंप करेंगे, और जिसकी नाराजगी की बात हो रही है कि जिस समाज की, जिसको मनाने के लिए अशोक चौधरी उठक बैठक की बात कर रहे हैं, उसी स्वजातीय है वही। और चर्चा ये भी चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोला शर्मा से संपर्क साधा है, अरिस्टो फार्मा वाले किंग महेंद्र के भाई, और वे भी जाने वाले हैं, भूमिहार समाज से ही आते हैं, और माना यह जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में बिल्कुल नहीं जहानाबाद और गया के भूमिहारों को नौकरी अरिस्टो फार्मा में दी गई है, तो वे भी पहुंचने वाले हैं। निश्चित रूप से भोला शर्मा तो अरिस्टो फार्मा तो उधर का तो माने मूल माने कहा जाए ज्ञानेश्वर जी, तो सबको नौकरी पैसा तो देने वाले जमा पूंजी है, जमा पूंजी है। किंग महेंद्र का भी आप देख लीजिए हाथ उठा करके, तो वह सब तो दिखाई पड़ता ही। ऐसे में इन लोगों का जाना ही आपको मेजर आपको स्ट्राइक होता हुआ। बिल्कुल। तो देखिए, अब देखिए हम जहानाबाद से आगे बढ़ते हैं, छपरा गोलीकांड के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, शांति बहाल है, और हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं, छपरा के लोगों से कह रहे हैं, शांत रहिए। चुनाव हो चुका है, जिसे जीतना है वो जीतेगा, जिसे हारना है वो हारेगा। आप क्यों लड़ रहे हैं? आपको वहीं रहना है। नेताओं के बारे में इस बात को समझिएगा कि नेता सिर्फ अपने बारे में सोचता है या फिर अपने बच्चों के बारे में सोचता है। यदि लाश आपके परिवार से गिर रही है, आपका पड़ोसी मारा जा रहा है, तो नुकसान आपको होना है, नेता को नहीं होना है, और नेतागिरी तो होती ही रहेगी। अच्छी बात यह है कि सारण में जो कुछ हुआ है, तेजस्वी यादव ने उसमें आग लगाने की कोशिश नहीं की है। तेजस्वी यादव यदि मुखर हो जाते, तेजस्वी यादव यदि कुछ बोल जाते, तो आग भड़क जाती। लेकिन आज जो छपरा गोलीकांड के घायल हैं, उनसे मिलने पप्पू यादव अस्पताल पहुंचे थे। बिल्कुल, तो वो पहुंचे, और वही पहुंचे भी नहीं, घायलों को परिवारों 25-25 हजार रुपए का आर्थिक मदद भी अपनी ओर से किया। और जो मृतक परिवार हैं, उनके यहाँ तो जो आप जानते हैं कि 5 लाख रुपए का मदद देनी है। हाँ, मदद देनी है, उसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। और यहाँ पर 25-25 हजार रुपए दोनों घायलों के परिजनों को उन्होंने दिया है। और उन्होंने साथ ही एक रूडी जी को भी चेतावनी दी सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप जो कह रहे हैं कि आत्मरक्षार्थ जो गोली चलेगी, तो यह कि तो ऐसी सरकार को माने असक्षम सरकार है क्या जो बिहार में जो सरकार है? तो यह एक तरह से सरकार को उन्होंने प्रोटेक्ट भी किया है, और रूडी को आईना भी दिखाया है। हाँ, वो कह रहे हैं कि देखिए, रूडी जो है वो जाहिर की तरह बात करें कि गोलियां चलती रहेंगी। तो ये कौन सी सरकार है? आपकी ही सरकार है, जेडीयू बीजेपी की सरकार है। तो इस सरकार को बांग्लादेश की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में फेंक दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सही में किसी भी नेता को किसी भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि आत्मरक्षार्थ गोली चलेगी नहीं चलेगी। अरे, आपको इसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, कैसे नॉर्मलाइज करना है, जो आप जितनी बात अभी इस पहले कहे वही बात करनी चाहिए थी किसी भी नेता को। बिल्कुल, क्योंकि आग लगाने से नहीं, आग को ढकना तोपना होता है। जी, तो आग को ढकना तोपना होता है। लेकिन एक बात और, पप्पू यादव छपरा जा रहे थे, वहां जो मृतक परिवार है उनसे, मतलब जो मृतक है उनके परिवारजनों से मिलने जा रहे थे, और वहां जहां गोलीकांड हुआ था मुआयना करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, ऐसी खबर आ रही है। निश्चित रूप से देखिए, प्रशासन की यह जिम्मेवारी है, वो जाते तो थोड़ा सा सिचुएशन भी थोड़ा सा ये होता है, तो एहतियातन जो प्रशासन को कदम उठाना चाहिए, इसीलिए उठा करके, और पप्पू यादव भी इस बात को समझे और प्रशासन की बात को मानकर वह भी पटना की ओर। पप्पू यादव को रोक दिया गया, रास्ते में बैरिकेडिंग लगाई गई थी, और उनके कार्मिकों को कहा गया कि नहीं, आप वापस जाइए। देखिए, हमें पता है, सभी को पता है कि छपरा में इंटरनेट की सेवा बंद है। अभी कल ही बंद किया गया था इंटरनेट की सेवा को 48 घंटे के लिए। लेकिन आपको पता है कि छपरा जिले में कई विधानसभा क्षेत्र हैं जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। वहां 25 मई को चुनाव संपन्न होना है। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तो अब महाराजगंज में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो, यह बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी लपटें सीवान में न पहुंचे, गोपालगंज में न पहुंचे, यह बड़ी जिम्मेदारी है। और सभी प्रबुद्ध जनों से मेरी फिर अपील है, मतदाताओं से अपील है कि शांति रखिए, शांत रहिए। मत आपका अधिकार है, जरूर दीजिए, लेकिन लड़िए मत, नुकसान आपका होगा। किसी के उकसावे में मत, हाँ, किसी उकसावे में मत आइए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई नेता हो। बिल्कुल, आप समाज में, बिहार में शांति से, भाईचारे से रहिए। खैर, चलिए आगे चलते हैं। पवन सिंह के बारे में, भोजपुरी फिल्मों के पावर हाउस पवन सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। हमने पहले ही कहा था, रवि सर ने भी कहा था कि 25 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट आएंगे, तो इसके पहले हिसाब किताब हो जाएगा। काराकाट की लड़ाई, उपेंद्र कुशवाहा बनाम राजाराम कुशवाहा, अब वहां हवा बदल रही है। लोग कह रहे हैं कि जो 40 साल से ऊपर वाले लोग हैं वे समझ चुके हैं कि वोट किसे देना है।
हाँ, कम वालों में अभी मतांतर की स्थिति है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने बड़ा एक्शन ले लिया पवन सिंह के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के, अब तक लोग नहीं जानता होगा ज्ञानेश्वर जी, लेकिन हम लोगों ने जब देखा भारतीय जनता पार्टी की तो वह भाजपा बिहार के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। तो वह सदस्य सेलेक्टेड लोग ही होते हैं, सब नहीं होते हैं, वो लिमिटेड लोग होते हैं। तो वो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई करके, क्योंकि पार्टी के जो गाइडलाइंस है उसका उन्होंने उल्लंघन किया है, अधिकृत उम्मीदवार जो एनडीए के हैं उनके खिलाफ वह उम्मीदवारी ताल ठोक रहे हैं, तो ऐसे में उल्लंघन करते हुए उनको निकाल दिया गया है पार्टी से निकाल एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और हम लोगों ने कहा भी था, ये 2-3 दिन पहले हम लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व वहां पर उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी ने की है। लेकिन पवन सिंह ने भी जवाब दिया है। हाँ, पवन सिंह ने क्या कहा? पवन सिंह ने कहा है कि अभिमन्यु जो है सो अकेला है, लेकिन जनता उनके साथ है। हाँ, तभी अपने आप को उन्होंने अभिमन्यु बताया, जैसे महाभारत के जो अभिमन्यु थे वही अभिमन्यु बता रहे हैं, और बोले उनको घेर के चक्रव्यूह में मारने की कवायद है। लेकिन उनके कहने का मतलब है कि उस समय तो मार दिया गया, लेकिन अभी जो है सो नहीं मार सकते क्योंकि जनता उनके साथ है। यह बात, हाँ, जनता उनके साथ है। देखिए काराकाट की जनता क्या फैसला करती है 1 जून को मालूम होगा। लड़ाई दिलचस्प है। और आज हमने देखा शाम को कि पवन सिंह वचन दे रहे हैं काराकाट की जनता को। कई वचन उन्होंने दिए हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहां लगाएंगे, वहां लगाएंगे। तो ऐसी बातें हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। बक्सर लोकसभा क्षेत्र, देखिए यहां भी 1 जून को चुनाव संपन्न होना है। तो बक्सर में लड़ाई कई कोणों पर है। तो सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रत्याशी, मिथिलेश तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी, बसपा के प्रत्याशी अनिल कुमार और निर्दलीय आनंद मिश्रा ने आज बड़ा आरोप लगाया। देखिए उन्होंने राजनीति में आने के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़ी। असम कैडर के आईपीएस प्राधिकारी, तेज तर्रार प्राधिकारी, उन्हें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। देखिए पिछले दिनों बक्सर में असम के मुख्यमंत्री की सभा हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आनंद मिश्रा को वापस ले जाएंगे असम चुनाव के बाद। लेकिन आनंद मिश्रा ने आज एक इंटरव्यू में जवाब दिया असम के चीफ मिनिस्टर को कि आपने ही मुझसे कहा था कि नौकरी से इस्तीफा दो, भाजपा में बड़ा पद दिलाएंगे, और टिकट नहीं दिला पाए। मैं लड़ रहा हूं तो आप कह रहे हैं मुझे वापस ले जाएंगे। तो बक्सर की लड़ाई भी दिलचस्प है। उन्होंने कहा है, आनंद मिश्रा ने कहा है कि भाजपा ने मुझको धोखा दिया। ये एकदम भरपेटम यही लाइन बिल्कुल। तो यह कहीं ना कहीं जो चीफ मिनिस्टर असम थे हेमंत साहब जो आए थे, तो उनका काउंटर जवाब उन्होंने दिया है, और मैंने सख्त लफ्जे में दिया है आनंद मिश्रा ने। तो यह कुछ न कुछ दिखाता है। तो ये दिखाता है। लेकिन सुधाकर सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी, ये कौन दावा कर रहा है? ये श्रम संसाधन मंत्री हैं और उसी क्षेत्र से आते हैं। इलाहाबाद में उनका प्रभाव भी है, संतोष कुमार सिंह और उनके भाई आलोक सिंह का। बिल्कुल। तो उन्होंने ही कहा है कि जो कलयुग के जो है सो ताड़का बताया है, किसको? सुधाकर सिंह। तो बोला है कि प्रधानमंत्री ने मिथिलेश तिवारी के रूप में भेजा है, अब बोला है कलयुगी ताड़काओं का तुम जो है सो वध करो। तो वो वध करो, और माने वध करो किसका करो? तो आरजेडी के, माने आपको सुधाकर सिंह है, सामने दिखाई पड़ रहा है, सौजातीय ही है दोनों आदमी। तो वो भेजा है, और उसके बाद से वो कहा है कि उनका जमानत भी जब्त हो जाएगा चुनाव में। तो यह एक बड़ी बात उन्होंने कही है आपको सुधाकर सिंह को लेकर के। श्रम संसाधन छपरा गोलीकांड का क्या असर होता है बक्सर में, यह भी देखने की बात होगी। और सुधाकर सिंह के साथ कितने राजपूत चलते हैं, यह भी समझने की बात होगी। आपको बक्सर का इतिहास पता होगा। जगदानंद सिंह एक बार सांसद भी बने, सुधाकर सिंह के पिता, लेकिन कई चुनाव हार गए हैं ददन पहलवान के कारण, जो फिर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। अब देखिए आगे हम चलते हैं। ललन सिंह मुंगेर के सांसद, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज सिवान में थे, और सिवान में उन्होंने कहा कि देखिए तेजस्वी यादव को अपने मां पिता से पूछना चाहिए गुंडा राज के बारे में। गुंडा राज कोई वापस चाहता है क्या? और जब गुंडा राज वापस नहीं आना है तो फिर ये कहां है? तेजस्वी यादव कहां है? और ये महागठबंधन कहां है? इंडिया ब्लॉक कहां है? और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात यह कही कि देखिए अच्छा तो ये हो, मैं तेजस्वी यादव को परामर्श देना चाहता हूं कि वे आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन वापस कर दें। लालटेन अब नहीं जलना है, लालटेन का जमाना ही चला गया। लालटेन का जमाना तब था जब गुंडाराज था, जब अंधकार था। अब तो घर घर बिजली है, 22 घंटे बिजली आ रही है, लोगों के घरों में फ्रीज है, एयर कंडीशनर्स है, तो अब कहां? तो ललन सिंह ने कहा कि भाई यदि ये
लालटेन वापस कर देते हैं तो शायद किस्मत सुधर जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने कहा, सिवान में कहा जी, सिवान में कहा वो। और देखिए उन्होंने एक मैंने दोनों मैंने निर्दलीय को भी मैसेज दिया और वो जो राजद के प्रत्याशी हैं उनको भी मैसेज देने का काम किया कि उन्होंने पूर्व के कालखंड को भी याद कराया, पहले क्या होता था। बिल्कुल, तो वह पूर्व का कालखंड किसका था यह सब लोग वहां सीवान में जान रहा है। और सुधाकर सिंह को भी अवध बिहारी चौधरी को भी उन्होंने मैसेज दे दिया जो आरजेडी से वहां अधिकार। लेकिन वहां आमने सामने की जो लड़ाई है वो दो महिलाओं के बीच में ही दिखाई पड़ रही है, हिना साहब और विजय लक्ष्मी। बिल्कुल, निर्दलीय हिना साहब और विजय लक्ष्मी जेडीयू की प्रत्याशी। जो अवध बिहारी चौधरी अभी रेस में दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन उस कालखंड को याद करिएगा ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल, तो उसमें दोनों ही आपको बात अवध बिहारी चौधरी भी दिखाई पड़ जाएंगे और जो महिला उम्मीदवार निर्दलीय ताल ठोक रही है उनके मरहूम पति भी दिखाई पड़ जाएंगे। बिल्कुल, यह बात एकदम स्पष्ट रूप से सांकेतिक भाषा में आज ललन सिंह ने इस बात को कहा। हाँ, लेकिन विजय लक्ष्मी के पति रमेश सिंह कुशवाहा क्या रहे यह भी लोगों को याद है। बिल्कुल, हाँ, तो देखिए चुनावी चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।